हाय फ्रेंड, औद्योगिक क्रांति के बारे में हम दूसरा पार्ट लेके आए हैं। इसमें हम पहले पार्ट में बहुत चीज़ें कर चुके हैं। इसमें शुरू करें परवर्ती जीवन के बारे में कि औद्योगिक क्रांति के द्वारा क्या परिवर्तन हो रहा था जीवन में। तो 1750 में 50,000 आबादी वाले नगरों की संख्या केवल 2 थी। ठीक है, जो 1825 तक आते आते 50 तक आते आते कितनी हो गई थी? उनकी संख्या 29 हो गई थी। एडवर्ड कारपेंटर जो था, उन्होंने एक कविता लिखी थी। कब लिखी थी? 1881 ईस्वी में एक विनिर्माणकारी नगर के बारे में उन्होंने लिखा था। प्रवृत्ति जीवन में मजदूरों के बारे में बात करें तो 1842 में एक सर्वेक्षण हुआ जिसमें वेतनभोगी मजदूरों की आयु शहर में रहने वाले अन्य लोगों की तुलना में कम थी। बर्मिंघम में 1500 वर्ष के लोग थे, मैनचेस्टर में 17 वर्ष के, डर्बी में 21 वर्ष के। यानी मजदूरों के लिए जो सर्वेक्षण हुआ था उसमें मजदूरों की आयु होती शहर में रहने वाले अन्य लोगों की तुलना में कम थी। यानी मजदूरों की आयु क्या थी? कम थी। डर्बी में जो सब मजदूर रह रहे थे उनकी आयु कितनी थी? 21 वर्ष। मैनचेस्टर में जो रहे थे वो 17 वर्ष और बर्मिंघम में जो रह रहे थे वो 15 वर्ष की आयु। पैदा होने वाले बच्चे 5 वर्ष की आयु से पहले ही आधे मर जाते थे। मौत होने का कारण क्या था? मौत होने का कारण था जल प्रदूषण, हैजा, कालरा और अंतर्शोथ था, टाइफाइड था। अंतर्शोथ था, टाइफाइड। मरने का कारण हैजा, काला और टाइफाइड था। वायु प्रदूषण से जो होता था क्षय रोग होता था, ट्यूबरक्यूलोसिस। 1832 में हैजा का भीषण प्रकोप 1832 में हैजा का भीषण प्रकोप देखने को मिलता है जिसमें 31,000 से अधिक लोग मारे गए थे। हैजा का भीषण प्रकोप कब देखने को मिलता है? तो 1832 में। इन विनाशियों के निदान और उपचार के बारे में चिकित्सकों या अधिकारियों की कोई जानकारी नहीं थी। यानी कि ये जो बीमारी थी उस समय के चिकित्सक और जो अधिकारी थे उनको इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। जीवन परिवर्तित में देखते हैं औरतों और बच्चों के बारे में और उनके औद्योगिक कारण पर। उद्योगपति जो थे औरतों और बच्चों को काम पर लगाना पसंद करते थे। उद्योगपति औरतों और बच्चों को काम पर लगाना पसंद करते थे क्योंकि उनकी मजदूरी कम होती थी। जैसे 1850 के दशक में गिलट बटन फैक्ट्री बर्मिंघम में काम करने वाले पुरुषों के लिए 25 शिलिंग, औरतों के लिए 7 शिलिंग और बच्चों के लिए 1 शिलिंग वेतन देते थे। और बच्चे आंदोलन नहीं करते थे, इस कारण इनको लगाया जाता था काम में। स्त्रियों और बच्चों को सूती कपड़ों के उद्योग में लगाया जाता था। लंकाशायर और यॉर्कशायर में बर्मिंघम को धातु उद्योगों में बच्चों और औरतों को ज़्यादा काम में लगाया जाता था। बर्मिंघम के धातु उद्योगों में स्पेनिंग जेनिंग मशीन को बनावट के कारण बच्चों को काम पर रखा जाता था। स्पेनिंग जेनिंग मशीन को की बनावट के कारण बच्चों को काम पर रखा जाता था। कोयला खान में बच्चे टैपूर का काम करते थे, कोल गियर्सन के रूप में पीठ पर कोयला का भारी वजन। चार्ल्स डिकन्सन ने औद्योगिकीकरण के परिणामस्वरूप गरीबों की स्थिति पर आलोचना की। यानी औद्योगिकीकरण के परिणामस्वरूप गरीबों की स्थिति पर किसने आलोचना की थी? तो चार्ल्स डिकन्सन ने की थी। उस दौर में सबसे कठिन आलोचक कौन था? तो चार्ल्स डिकन्सन था। उसके उपन्यास का क्या नाम था? हार्ड टाइम्स। हार्ड टाइम्स किसके उपन्यास का क्या नाम था? तो चार्ल्स डिकन्सन के उपन्यास का नाम था। इसमें किस शहर का वर्णन है? तो इसमें केप टाउन शहर का वर्णन किया गया, जिसमें शहर की बुराई की गई है और शहर के ईंटों को काला रंग से वर्णित किया गया है कि उसके जो लाल रंग के ईंट थे वो काले रंग के हो गए थे। ब्रिटेन के निबंधकार और उपन्यासकार जिन्होंने इस्तांबुल शहर के बारे में वर्णन किया है उसका नाम क्या था? टी.एच. लॉरेंस था। अब औद्योगिक क्रांति के समय जो विरोध हुए थे, जो आंदोलन हुए थे, उसके बारे में हम पढ़ते हैं यहाँ पे। इंग्लैंड और फ्रांस के बीच युद्ध हुआ। कब हुआ था? 1792 से 1815 के बीच में। और विरोध जो हो रहा था युद्ध के समय, तो उसके लिए ब्रिटेन संसद ने 1795 में 2 जुड़वा अधिनियम बनाए थे। पहला अधिनियम के अंतर्गत था कि लोगों को भाषण या लेखन द्वारा सम्राट, संविधान, सरकार के विरुद्ध घृणा या अपमान के लिए उकसाना अवैध है। दूसरा, 50 से अधिक लोगों की अनधिकृत सार्वजनिक बैठक पर रोक लगा दी गई। तो 2 जुड़वा अधिनियम 1795 ईस्वी में बनाए गए थे जब इंग्लैंड और फ्रांस के बीच युद्ध चल रहे थे। पुराने भ्रष्टाचार के विरुद्ध आंदोलन बराबर चलता रहा। पुराना भ्रष्टाचार राजतंत्र और संसद के संबंध में। संसद में भूस्वामी, उत्पादकों तथा पेशेवर ये कामगारों को वोट देने के खिलाफ थे। यानी कि संसद में भी कौन खिलाफ थे? तो भूस्वामी, उत्पादक तथा पेशेवर कामगारों को वोट देने के खिलाफ थे। एक नियम आया था अनाज का कानून, जिसे कार्नला कहा गया था। अनाज का कानून का समर्थन किया गया। किसने किया था? संसद द्वारा कार्नला कानून लाया गया था। यह ऐसा कानून था जिसके तहत विदेश से सस्ते अनाज के आयात पर रोक लगा दी गई थी। यानी कि विदेश से जो सस्ता अनाज आता था उस पर रोक लगा दी गई थी। यह रोक तब तक जारी रहेगी जब तक ब्रिटेन में इन अनाजों की कीमत में एक स्वीकृत स्तर तक वृद्धि न हो गई हो। इसलिए कहा गया कि क्योंकि बाहर से जो आएगा उस पर बाहर नहीं बढ़ेगा। इंग्लैंड में पूरे देश में ब्रेड और खाद्य के लिए दंगा कब हो रहे थे? तो 1790 ईस्वी में दंगा शुरू हो गए थे। ऐसे दंगा सबसे ज़्यादा कब हुए थे? तो ऐसे दंगा सबसे ज़्यादा 1795 में हुआ। बार बार यह सिलसिला 1840 तक चलता रहा। ब्रेड और खाद्य के लिए दंगा कब से शुरू हुआ? तो 1790 से पूरे देश में पहला चला। और इसके लिए सबसे ज़्यादा दंगे कब हुए? तो 1795 ईस्वी में हुए थे। और यह सिलसिला बार बार चलता रहा। 1840 तक ब्रेड और खाद्य के लिए दंगा चलता रहा। परेशानी एक कारण चकबंदी करना। उस समय जो परेशानी थी उसको और चकबंदी किया गया। 1770 के ईस्वी में चकबंदी की प्रक्रिया की गई। 1790 में बुनकर ने न्यूनतम मजदूरी की मांग की। लंकाशायर के पावर लूम को नष्ट कर दिया गया।
नॉटिंघम में ऊनी कपड़ा उद्योग का विरोध किया गया। इस तरह लेसेस्टरशायर, डर्बीशायर में विरोध देखने को मिलता है। मार्कशायर विरोध जारी था। 1830 में प्रेसिंग मशीन को तोड़ दिया गया और यह जो विरोध हुआ था इसमें 9 को फांसी और 450 को ऑस्ट्रेलिया भेज दिया गया था। यानी कितने लोगों को फांसी दी गई थी? तो 9 लोगों को फांसी दी गई थी और 450 लोगों को ऑस्ट्रेलिया भेज दिया गया था। जनरल नेड लूड ने, नेड लूड नाम का एक जनरल था, उसने लूडिज्म नामक एक आंदोलन चलाया था। ठीक है, लूडिज्म के अनुयायी कौन थे? मशीनों में तोड़फोड़ नहीं करते, यानी लूडिज्म के जो अनुयायी थे, मानने वाले थे, उन्होंने जो मशीन में तोड़फोड़ करते थे उस पर वह विश्वास नहीं करते थे। उनकी मांग क्या थी? उनकी मांग थी न्यूनतम मजदूरी, नारी एवं बाल श्रम पर नियंत्रण करने के अधिकार और जो यूनियन जो औद्योगिक क्षेत्र में काम करते थे उनको अच्छा वेतन मिलने के लिए और समस्याओं से हल निपाटने के लिए मजदूर संघ बनाने के अधिकार की मांग करते थे। ठीक है, तो इसके अनुयायी कौन थे? तो लूडिज्म नामक आंदोलन चलाया गया था। किसके द्वारा? जनरल नेड लूड के द्वारा। कब चलाया गया था? 1811 से 1817 के बीच में। एक विद्रोह और देखने को मिलता है अगस्त 1819 में। इसमें क्या हुआ था? अगस्त 1819 में जो आंदोलन हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? तो मैनचेस्टर के सेंट पीटर्स में हुआ था, जहाँ पे 80,000 लोग इकट्ठा हुए थे और अपनी मांग को लेके। इनकी मांग क्या थी? लोकतंत्र से अधिकार थी, लोकतांत्रिक अधिकार, राजनीतिक संगठन बनाने का और सार्वजनिक सभाएं करने का, प्रेस की स्वतंत्रता के अधिकारों को मांग करे, लेकिन इनका बार बार पूर्व रूप से दमन कर दिया गया। इसे पीटर लू के नरसंहार के नाम से जाना जाता है। यानी कि अगस्त 1819 में जो मैनचेस्टर में सेंट पीटर्सबर्ग में शांतिपूर्ण इकट्ठा हुए थे, उनके लिए जो मारधाड़ किया गया था, उस नरसंहार को किस नाम से जाना जाता है? तो पीटर लू संहार के नाम से जाना जाता है इसको। इन अधिकारों की मांग की सरकार ने उसी वर्ष 6 अधिनायक द्वारा नकार दिया। 6 अधिनियम द्वारा नकार दिया गया। इस रोम की शुरुआत में 2 जुड़वा अधिनियम द्वारा की गई थी। कब? 1795 में। पीटर लू नरसंहार क्या था? पीटर लू नरसंहार 1819 के बाद ब्रिटिश संसद में निचले सदन हाउस ऑफ कॉमन्स को अधिक प्रतिनिधित्व बनाए जाने की आवश्यकता और उदारवादी राजनीतिकों द्वारा यह महसूस किया गया। जुड़वा अधिनियम को 1824 से 25 में निरस्त कर दिया गया। जुड़वा अधिनियम कब लागू हुआ था? 1795 ईस्वी में। और इसको ख़त्म कब किया गया था? तो 1824 से 1825 में इसको निरस्त किया गया था। कानून के जरिए सुधार किस प्रकार किया गया था? तो 1819 में कुछ कानून बनाए गए थे। 1819 में क्या क्या कानून बनाए गए थे? तो 9 वर्ष से कम आयु के बच्चों से फैक्ट्रियों में काम करवाने पर रोक लगा दिया गया। 9 से 18 वर्ष के बच्चों के काम का समय 12 घंटा, लेकिन इनके पालन करने के लिए आवश्यक अधिकार की व्यवस्था की गई। संपूर्ण उत्तरी इंग्लैंड में इसका विरोध किया गया, यानी कि ये जो नियम लगाए गए थे इसको संपूर्ण उत्तरी विरोध में इसका विरोध किया गया। तो 1833 में अधिनियम पारित हुआ। ठीक है, एक अधिनियम पारित हुआ, यानी 1819 में जो कानून बनाए गए थे उसका संपूर्ण उत्तरी इंग्लैंड में विरोध किया गया था। 1833 ईस्वी में एक नए अधिनियम पारित किए गए। इसमें क्या संशोधन किया गया? तो 9 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को केवल रेशम की फैक्ट्री में काम करेगा। बड़े बच्चों के लिए काम के घंटे सीमित कर दिए गए और कुछ फैक्ट्री निरीक्षकों की व्यवस्था कर दी गई जो नियम का पालन करवा सके। अंततः 1847 में 10 घंटा काम का समय निर्धारित किया गया, यानी कि 10 घंटा का काम निर्धारित कब किया गया था? तो 1847 में 10 घंटा के काम का समय निर्धारित किया गया। ये नियम केवल कपड़ा उद्योगों पर लागू थे, खनन पर नहीं। यानी कि 10 घंटे वाला नियम किस उद्योग पर लागू था? तो कपड़ा उद्योग पर लागू था, खनन पर लागू नहीं था। 1842 के खान और कोयला अधिनियम ने 10 वर्ष के कम बच्चों और स्त्रियों को कोयला खान में मजदूरी पर रोक लगा दी गई। यानी कि 1842 के खान और कोयला अधिनियम कब आया था? 1842 ईस्वी में। इसमें क्या किया गया था कि 1842 के खान और कोयला अधिनियम के तहत 10 वर्ष से कम बच्चे और स्त्रियों को कोयला खान में मजदूरी करने पर रोक लगा देगी। फील्डर्स फैक्ट्री अधिनियम कब आया था? तो फील्डर्स फैक्ट्री अधिनियम 1847 ईस्वी में आया था। इसमें क्या प्रावधान किए गए? तो इसमें प्रावधान किए गए कि 18 साल से कम और स्त्रियों से 10 घंटे से अधिक काम न लिया जाए। समस्या क्या हुई कि घर वाले उम्र झूठ बताकर काम पर लगा देते थे और फैक्ट्री निरीक्षक कानून पर ध्यान नहीं देते थे। औद्योगिक क्रांति के विषय में तर्क वितर्क। अब औद्योगिक क्रांति के विषय में जो तर्क वितर्क हो रहे थे उसमें क्या क्या तर्क वितर्क हो रहे थे? 1970 के दशक तक इतिहासकार औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग ब्रिटेन में 1780 से 1820 के दशक के बीच औद्योगिक विस्तार पर देते हैं। पहला, औद्योगिकरण की प्रक्रिया इतनी धीमी थी, इसे क्रांति कहना ठीक नहीं होगा। यानी कि जो लोग तर्क दे रहे हैं कि औद्योगिक क्रांति जो थी इतनी धीमी थी कि इसलिए उनको क्रांति देना ठीक नहीं होगा। ऐसा माना जाता है कि पहले से ही चली आ रही प्रथा थी जो फैक्ट्रियों में जमावड़ा होने लगा। 19वीं शताब्दी शुरू होने तक के काफ़ी समय बाद भी इंग्लैंड के बड़े बड़े क्षेत्रों में कोई खान या फैक्ट्री नहीं थी। इंग्लैंड में परिवर्तन क्षेत्रीय तरीके से हुआ, प्रमुख रूप से लंदन, मैनचेस्टर, बर्मिंघम या न्यूकासक में, न कि संपूर्ण देश में। यानी कि इंग्लैंड में जो परिवर्तन हुआ था केवल महत्वपूर्ण क्षेत्रों में हुआ था, हर जगह नहीं हुआ था, इसलिए इसको औद्योगिक क्रांति नहीं कहा जा सकता। कच्चा माल जैसे कपास का बाहर से मंगाना, तैयार माल दूसरे देशों में बेचना, धातु से बनी मशीनें और भाप की शक्ति 19वीं शताब्दी तक दुर्लभ रही। ब्रिटेन के आयात निर्यात 1780 के दशक से तेज़ी से वृद्धि हुई। उसका कारण उत्तरी अमेरिका से व्यापार शुरू होना। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के कारण इंग्लैंड और उत्तरी अमेरिका के बीच व्यापार तक गया।
यानी अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के कारण इंग्लैंड और उत्तरी अमेरिका के बीच व्यापार क्या हो गया, रुक गया था। इससे तीव्र वृद्धि कहा गया, क्योंकि शुरुआत जो हुआ था, जब हुआ तो उस समय बिंदु काफ़ी नीचे था। आर्थिक परिवर्तन के सूचकांक यह दर्शाते हैं कि सतत औद्योगिकीकरण 1815 से 1820 से पहले की बजाय बाद में दिखाई दिया। 1793 के दशक में फ्रांस की क्रांति और नेपोलियन के युद्ध का प्रभाव महसूस किया गया था। लाभदायक निवेश 1820 के बाद धीरे धीरे बढ़ने लगा था। 1840 के दशक तक कपास, लोहा और इंजीनियरिंग उद्योग के आधे से भी कम औद्योगिक उत्पादन होता था। तकनीकी प्रगति तो कृषि संसाधन और मिट्टी के बर्तन बनाने में भी देखने को मिलती है। ब्रिटेन में औद्योगिक विकास 1815 से पहले की अपेक्षा उसके बाद तेज़ी से क्यों हुआ? इसके पीछे इतिहासकार तर्क प्रस्तुत करते हैं कि ब्रिटेन 1760 से 1815 तक दो काम पर ध्यान देता रहा। पहला औद्योगिकीकरण पर और दूसरा यूरोप, उत्तरी अमेरिका और भारत से युद्ध लड़ना। शायद इनमें से एक काम में असफल रहा। ब्रिटेन 1760 के बाद अगले 60 वर्षों में से 36 वर्षों तक लड़ाइयों में व्यस्त रहा। तीसरा, निवेश में ली गई पूंजी जो उधार थी वो युद्ध में खत्म हो गई। चौथा, युद्ध का 35% खर्च लोगों की आमदनी पर लगाकर पूरा की गई। कामगारों के खेतों और उद्योगों से निकालकर सेना में भर्ती किया गया। खाद्य सामग्री का महंगा होना और नेपोलियन की नाकाबंदी और ब्रिटेन को उसे रोकना पूरे यूरोपीय गण के व्यापार का अवरुद्ध कर दिया था। क्रांति के साथ प्रयुक्त औद्योगिक शब्द अर्थ की दृष्टि से बहुत सीमित है। यानी कि क्रांति के साथ जो औद्योगिक शब्द का प्रयोग किया गया था वह अर्थ की दृष्टि से बहुत सीमित है, क्योंकि इस दौरान जो परिवर्तन हुआ वह आर्थिक और औद्योगिक क्षेत्र सीमित नहीं रहा। बर्लिन इनका विस्तार औद्योगिक से परे और समाज के भीतर ही हुआ था। इस कारण दो वर्गों को प्रधानता मिली, बुर्जुआ वर्ग या मध्यम वर्ग को, देहाती और नगर इलाके के मजदूर सर्वहारा वर्ग को। 1851 में लंदन में विशेष रूप से निर्मित हुए स्फटिक प्रासाद, जिसके क्रिस्टल पैलेस कहा जाता है, स्फटिक प्रासाद में ब्रिटिश उद्योग की उपलब्धियों को दर्शाने के लिए प्रदर्शनी का विशाल आयोजन किया गया। दर्शकों की भीड़ आई। उस